हूं कुमार गौरव एंड वेलकम टू अरिहंत एडुटेक, इंडियाज लीडिंग प्लेटफॉर्म फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। गाइस, आज हम लोग एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ इंडिया यानी हमारे देश में जो है वो परिवहन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बहुत औसम टॉपिक है और आपको अक्सर आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जो है वो मिलते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, अगर आप चाहते हैं कि सड़क परिवहन यानी रोडवेज से आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी वनडे एग्जाम में ना तो छूटे और ना तो गलत हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक मेरे साथ देखिएगा और शानदार सा नोट्स बनाइएगा। आइए अब अपना सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन यानी जो है यातायात पर बेसिकली बात करेंगे और इसके बाद हम लोग सड़क परिवहन यानी रोडवेज को डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी समय को थोड़ा वेस्ट किए, बर्बाद किए, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपसे दो बातें कहना चाहूंगा। फर्स्ट वन, पहली चीज ये है कि अपने साथ एक नोटबुक और पेन रखिए, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, इसलिए एक नोटबुक और एक पेन रखिए। दूसरी चीज, जल्दी से वीडियो को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं अपना औसम सा क्लास। देखिए सर, हम लोग परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। सर, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन की बात कर रहे हैं। सर, सबसे पहले समझिएगा, किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज जो है वो परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है परिवहन। सर, परिवहन में आप देखेंगे सबसे पहले जो है वो रोडवेज यानी सड़क परिवहन आता है। उसके बाद सबसे अच्छा और सबसे टिकाऊ जो परिवहन का साधन माना जाता है वो है रेलवे। स्पेशली हमारे देश भारत में रेलवे का बड़ा महत्व है और रेलवे को लाइफ लाइन ऑफ द नेशन यानी राष्ट्र की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो रेलवे सेकंड और उसके बाद सर देखिएगा हम लोग एयर ट्रांसपोर्टेशन यानी हम लोग जो है वो वायु परिवहन को डिस्कस करेंगे। सर, एयर ट्रांसपोर्टेशन यानी वायु परिवहन और वायु परिवहन के बाद जो है वो हम लोग वाटर ट्रांसपोर्टेशन यानी जल परिवहन को जो है वो डिस्कस करेंगे। सर, जल परिवहन को डिस्कस करेंगे। तो आइए अपना सेशन बिना किसी देरी के क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सर, सबसे पहले कुछ एक चीजें हैं, मैंने पहले ही कहा एक नोटबुक और सर पेन ले लीजिए, क्योंकि कुछ बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स और इसके साथ साथ कुछ फैक्ट्स भी मैं आपको आज लिखाने वाला हूं। तो सर सुनिएगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सड़क परिवहन में यानी रोडवेज में हमारा देश भारत पूरी दुनिया में सेकंड पोजीशन पर यानी दूसरे स्थान पर आता है। इसमें फर्स्ट पोजीशन पर यानी प्रथम स्थान पर जो देश आता है वो है आपका चाइना, यूएसए जो है वो सड़क परिवहन में फर्स्ट पोजीशन पर यानी प्रथम स्थान पर आता है। उसके बाद हमारा देश भारत है और थर्ड पोजीशन पर जो है वो चाइना है। सड़क परिवहन में हमारा देश जो है वो सेकंड पोजीशन पर आता है। बात हम रेलवेज की करें तो रेलवे में नेटवर्क में हमारा देश दुनिया में फोर्थ पोजीशन पर यानी चौथे स्थान पर आता है। इसमें यूएसए फर्स्ट पोजीशन पे है सर। उसके बाद आपका जो है यूएसए के बाद जो है वो आपका सर चाइना है और चीन के बाद सर रसिया है और रसिया के बाद सर इंडिया यानी हमारा भारत है। सर, रेल परिवहन में आप समझिएगा
फर्स्ट नंबर पे जो है यूएसए है, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे रसिया है और फोर्थ पे इंडिया। रेल परिवहन के मामले में हमारा भारत चौथे स्थान पर आता है। फिर उसके बाद सर हमारा देश वायु परिवहन में यानी एयर ट्रांसपोर्टेशन में, वायु परिवहन में हमारा देश जो है वो 5th पोजीशन पर यानी भारत जो है वो 5वें स्थान पर आता है। वायु परिवहन में भारत जो है वो पूरी दुनिया में 5th पोजीशन पर यानी 5वें स्थान पर आता है। फर्स्ट पोजीशन पे यूएसए है यानी अमेरिका है, सेकंड पोजीशन पे वही चाइना यानी चीन है। पहले यूएसए, चीन है और फिर आयरलैंड है। मैं आपको बता दूं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए में, अकेले यूएसए में बेटा 20,000 से ज्यादा एयरपोर्ट हैं, जहां हमारे देश में लगभग 150-200 एयरपोर्ट हैं। अमेरिका में जो है वो आप समझिएगा लगभग 20,000 एयरपोर्ट हैं। सर वाटर ट्रांसपोर्टेशन यानी जल परिवहन के लिए हमारा देश दुनिया में कौन से नंबर पे आता है? तो सर वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भारत 6th पोजीशन पर यानी 6ठे स्थान पे जो है वो हमारा देश आता है। 6th पोजीशन पे आता है सर। फर्स्ट पोजीशन पे आता है आपका, फर्स्ट पोजीशन पे आता है चाइना, सेकंड नंबर पे आता है रसिया, चीन आता है, रूस आता है और उसके बाद ब्राजील आता है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो फैक्ट है, ये आपको ऑलवेज पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। गाइस दोबारा से समझिए, मैं इसको यहां से इरेज कर दे रहा हूं, इसका कोई एग्जाम से लेना देना है नहीं। सर सुनिए, ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन की हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं, परिवहन की हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं। सर आप जानते हैं सड़क परिवहन है यानी रोडवेज है। रोडवेज में भारत 2nd पोजीशन पे आता है, फर्स्ट पे यूएस है, सेकंड पे इंडिया है, थर्ड पे चाइना है। फिर सर रेलवेज में हमारा देश 4th पोजीशन पे आता है, पहले पे यूएस है, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे रसिया है, फोर्थ पे इंडिया है। सर उसके बाद वायु परिवहन में, एयर ट्रांसपोर्टेशन में हमारा देश 5th पोजीशन पे आता है, फर्स्ट पे आपका यूएसए है, सेकंड में चाइना है, थर्ड पे आपका आयरलैंड है। और जल परिवहन में हमारा देश 6th पोजीशन पे आता है, फर्स्ट पे चाइना है, सेकंड पे रसिया है और फोर्थ पे जो है वो ब्राजील है। गाइज आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपने इतना नोट कर लिया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को समझते हैं। सर अगर मैं इसे इरेज कर दूं, अगर इसे मैं मिटा दूं, तो सर हमारा जो रेलवे है, हमारा जो एयर ट्रांसपोर्टेशन है, हमारा जो रोडवेज है, सर वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा होते हैं। ये किसका हिस्सा होते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर का। और हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, 15 अगस्त 2021 को, 15 अगस्त 2021 को दिल्ली के लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक स्कीम की घोषणा की। इस स्कीम का नाम है पीएम गति शक्ति योजना। पीएम गति शक्ति योजना। बेटा ये पीएम गति शक्ति योजना बहुत 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहले आप समझिए, पीएम गति शक्ति योजना हमारे देश की यानी भारत की सबसे महंगी योजना है। अब तक हमारे देश में
एक भी इतनी महंगी योजना नहीं बनी है। गाइस मैं आपको बता दूं, इस स्कीम का टोटल बजट जो है वो कितना है, 110 लाख करोड़ रुपए है। 110 लाख करोड़ रुपए इस स्कीम का, इस योजना का क्या है, बजट है। अब 110 लाख करोड़ रुपए, 110 लाख रुपीस, ये लाख करोड़ रुपीस, ये कितने होते हैं? तो इस बात का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो हमारे देश का 2024-25 का बजट है, बजट मतलब हम जितना हेल्थ पे खर्च करने वाले, जितना एजुकेशन पे खर्च करने वाले, जितना रोडवेज, सड़क परिवहन, इस सब पे खर्च, डिफेंस पे, एजुकेशन पे जितना खर्च करने वाले हैं, वो बजट होता है। और इस बार का बजट लगभग 45 लाख करोड़ रुपए का है। आप सोचिए पूरे देश का बजट 45 लाख करोड़ का है और ये स्कीम 110 लाख करोड़ रुपए की है। सर मैं दोबारा से बता दूं, पीएम गति शक्ति योजना जो है वो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी भारत में जो है वो आधारभूत सुविधाओं को सुधारने के लिए, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट के लिए ये स्कीम जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2021 को इस स्कीम को अनाउंस किया था लाल किले से। लेकिन 13 अक्टूबर, यहां याद रखने वाली बात है, बहुत औसम सा क्वेश्चन है कि सर 13 अक्टूबर यानी 13 अक्टूबर 2021 को, 2021 को, 13 अक्टूबर 2021 को इस स्कीम का क्या किया गया बेटा, इस स्कीम को जो है वो प्रारंभ किया गया। ये स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई, ये स्कीम जो है वो प्रारंभ की गई। तो आई होप अब तक आपको दो चीजें क्लियर हो गई होंगी, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। पहला, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन में, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज में हमारा देश वर्ल्ड में कौन सी पोजीशन यानी कौन से स्थान पर आता है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि सर पीएम गति शक्ति स्कीम, पीएम गति शक्ति योजना भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाने के लिए या भारत में जो है वो आधारभूत सुविधाओं को डेवलप करने से संबंधित है, जो कि भारत की अब तक की सबसे बड़ी योजना है और इसका टोटल बजट 110 लाख करोड़ रुपए है। 15 अगस्त 2021 को मोदी जी ने इस योजना की घोषणा की थी और 13 अक्टूबर 2021 को इस योजना को प्रारंभ किया गया। आइए अब अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में हम लोग सब कुछ जानेंगे, एक एक पॉइंट जानेंगे। इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे, एक एक पॉइंट जानेंगे, सड़क परिवहन से रिलेटेड, रोडवेज से रिलेटेड एक एक चीज को जानेंगे। बस आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। आप चाहते रोडवेज से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन ना तो छूटे, ना तो गलत हो और आपको भारतीय सड़क परिवहन से संबंधित सारी चीजें पता हो, तो आप लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। आइए गाइस सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सर सबसे पहले सड़क के प्रकार यानी क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, यानी सड़क के प्रकार की हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं। देखिए जो सड़क होती है उन्हें दो आधार पर जो है वो डिसाइड किया जाता है, दो आधार पर सड़क को डिसाइड किया जाता है। सबसे पहले क्या है, स्पीड। स्पीड का मतलब होता है गति। सर पहला है गति, स्पीड, और दूसरे हैं रिस्ट्रिक्शंस यानी प्रतिबंध। सर रिस्ट्रिक्शंस और प्रतिबंध के आधार पर जो हमारी सड़कें हैं उन्हें क्या किया गया, उन्हें सर 4-5 भागों में बांटा गया, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। हमारी रोड्स को, हमारी सड़कों को क्या किया गया है, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 5 भागों में बांटा गया है।
सर सबसे पहली जो सबसे शानदार बहुत ही औसम रोड होती हैं जिनसे लगता है कि हाँ भारत विकसित हो रहा है, भारत में डेवलपमेंट हो रहा है, वो सबसे अच्छी सड़क होती है सर एक्सप्रेस वे। ये जो एक्सप्रेस वे है, ये जो एक्सप्रेस वे है, ये अत्याधुनिक यानी एकदम अत्याधुनिक सड़क होती हैं और इन पर स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है। सर इन पर स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है। और सर समझिएगा 120 किलोमीटर पर आवर हो सकती है, लेकिन हमारे देश भारत में अभी जो ये स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर है। ये 100 किलोमीटर पर आवर ये भारत में अभी वैलिड स्पीड है। ये 100 किलोमीटर पर आवर जो है वो भारत में कितनी सर ये जो है वो कितनी है सर 100 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है वो भारत में क्या है अभी वैलिड स्कीम है, अभी वैलिड स्कीम है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। सर सड़क में सबसे पहले हम लोग एक्सप्रेस वे को जो है वो क्या कर रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं। सर एक्सप्रेस वे को हम लोग जो है वो समझ रहे हैं। चलिएगा अब एक्सप्रेस वे पहली सड़क है सर, स्पीड हो गई। स्पीड के बाद दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, ये 6 से 8 लेन तक, ये 6 से 8 लेन तक बने होते हैं। ये 6 से 8 लेन तक बने होते हैं यातायात को, परिवहन को अच्छा सुगम बनाने के लिए। ये 6 से 8 किलोमीटर 6 से 8 लेन तक होते हैं। स्पीड 120 होती है तो ये कई बार जमीन से या तो ऊपर होते हैं, जैसे ये मान लेते आपका सरफेस है, जैसे मान लेते हम लोग ये आपका क्या है सरफेस है, ये आपका सरफेस है, तो ये थोड़ा ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। पिलर के साथ इनको रोका जाता है। इस तरह से इसमें बीच में क्या लगाए जाते हैं सर, पिलर लगाए जाते हैं। बीच में सर इनमें जो है वो पिलर लगाए जाते हैं ताकि ये ऊंचाई पर जो है वो टिके रहे। अगर ये ऊंचाई पर नहीं बनाए जाते हैं तो इनके दोनों साइड बैरिकेडिंग की जाती है, दोनों साइड बैरिकेडिंग की जाती है ताकि क्या हो सके कोई जीव जंतु जो है वो इन सड़कों पे ना आ सके। आप समझिए हमारे उत्तर प्रदेश में एक एक्सप्रेसवे बना है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये इटावा से लेकर के चित्रकूट तक जाता है। एक बार क्या हुआ, इस सड़क पर हाथी राजा आ गए। आप समझिए ये 100 किलोमीटर पर आवर की सड़क है और इस पे अचानक से हाथी आ जाए तो आप सोच सकते हैं दुर्घटना किस हद तक हो सकती है। इसीलिए एक्सप्रेसवे को थोड़ा ऊंचा बनाया जाता है, या क्या किया जाता है दोनों साइड इसके बैरिकेडिंग लगाई जाती है। सर इसमें स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है, लेकिन हमारे देश भारत में अभी ये 100 किलोमीटर पर आवर यानी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो वैलिड स्पीड है। एक बात, दूसरी बात, हमारे देश का जो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है यानी भारत का जो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है वो कौन सा है, तो सर वो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये सर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है वो भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है और लगभग इसकी लंबाई 1365 किलोमीटर है। 1365 किलोमीटर इस एक्सप्रेसवे की जो है वो लंबाई है गाइस। आप समझिए सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला राज्य कौन सा है, यानी ऐसा राज्य कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे है, तो सर हमारा उत्तर प्रदेश, सर हमारा उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश में लगभग 15 एक्सप्रेस वे हैं, जिनमें से 6 प्रॉपर वर्क कर रहे हैं और 9 अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे आगरा एक्सप्रेस वे हो गया, आगरा एक्सप्रेस वे को ही ताज एक्सप्रेस वे या यमुना एक्सप्रेस वे कहते हैं। इसके नाम से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे हो गया, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो गया, जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो गया, जैसे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे हो गया, और हमारे उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस वे भी बन रहा है। ये गंगा एक्सप्रेस वे जो है वो मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक, बेसिकली गंगा के किनारे जो शहर बसे हुए उनको जोड़ने से संबंधित है गंगा एक्सप्रेस वे। ये एक्सप्रेस वे सर जो है वो मेरठ से लेकर प्रयागराज तक जाएगा, लगभग 500 किलोमीटर लंबा है और बताया जाता है ये हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा। फिलहाल यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे जो है वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, जिसकी लेंथ जो है वो 352 किलोमीटर है। तो आई होप आपको एक्सप्रेस वे से संबंधित बात जो है वो समझ में आ गई होगी। आइए अब दूसरी सड़क की बात करते हैं। मैंने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, यानी गति और प्रतिबंध के आधार पर सड़कें 5 प्रकार की होती हैं। पहले प्रकार की जो सड़क आपने पढ़ी है उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सप्रेस वे। जो दूसरे प्रकार की सड़क है उन्हें हम लोग कहते हैं नेशनल हाईवे, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग। आइए, पहला ये हो गया और दूसरा आपका नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग। देखो, जहां एक्सप्रेस वे 6 से 8 लेन के थे और बेटा इनकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर थी, वैसे ही आप समझिएगा ये जो और ये रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जो एक्सप्रेस वे होते ये बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें कहीं से एंट्री कर दो कहीं से एग्जिट कर दो, आपका घर आ गया तो हाथ दिखाओ मुड़ जाओ, ऐसा नहीं है सर। पर्टिकुलर प्लेस से बेसिकली एक शहर से दूसरे शहर के बीच ही इसमें एंट्री और एग्जिट का जो है वो ऑप्शन होता है। प्रवेश और निकासी का ऑप्शन लगभग एक शहर से दूसरे शहर के ही बीच में होता है। दूसरी बात सुनिएगा, सेकंड पॉइंट सर, सेकंड पॉइंट क्या कहता है। अब हम लोग नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं। नेशनल हाईवे बेसिकली 3 से 4 लेन के होते हैं, 3 से 4 लेन के होते हैं और स्पीड अप टू 80 किलोमीटर पर आवर, यानी 80 किलोमीटर पर आवर तक जो है वो इस पर स्पीड होती है। सर, नेशनल हाईवे भी रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, लगभग 25 से 30 किलोमीटर, 25 से 30 किलोमीटर। ये रिस्ट्रिक्टेड का क्या केस है, आइए थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। ये रिस्ट्रिक्टेड का क्या मैटर है, आइए थोड़ा सा बताते हैं। तो नेशनल हाईवेज की जो स्पीड जो है वो कितना, 80 किलोमीटर पर आवर और सर 25 किलोमीटर पर आवर, और ये रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है ये प्रतिबंधित होते हैं। प्रतिबंधित का मतलब है आप समझिएगा 30 किलोमीटर से पहले। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि ये प्रतिबंधित का मतलब क्या है, रिस्ट्रिक्टेड का जो है वो मतलब क्या है। तो सर जरा ध्यान दीजिए और एक सेकंड जरा रुकिएगा। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है, प्रतिबंधित का मतलब क्या है। जैसे मान लेते हैं ये स्थान है ए, ये स्थान है बी, ये स्थान है सी, और आप क्या कर रहे हैं, किसी भी नेशनल हाईवे या किसी भी नेशनल हाईवे या एक्सप्रेस वे से जा रहे हैं। तो ये नहीं है कि आप बीच में से एग्जिट कर दें, आप बीच में से एंटर कर दें, नहीं, कोई एक प्रॉपर प्लेस होगा, कोई एक प्रॉपर स्थान होगा जहां से आप क्या कर सकते हैं, या तो एंटर कर सकते हैं या आप एग्जिट कर सकते हैं, या इसके साथ ही
आप यू टर्न ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यू टर्न ले सकते हैं। यू टर्न समझते हैं ना आप लोग, या आप यू टर्न ले सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बीच में से जो है वो यू टर्न लें। तो चलिएगा, मैं आपको गाइस बता रहा था, ये सर एक्सप्रेस वे सेकंड दूसरी सड़क होती है, 3 से 4 लेन की होती है, 80 किलोमीटर जो है इनकी स्पीड होती है, और 25 से 30 किलोमीटर पे आपको इनमें एंट्री या एग्जिट की अनुमति होती है। और ये सर जो है ये भी रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। फिर उसके बाद अगली जो सड़क आती है 3rd नंबर की, जो तीसरे नंबर की सड़क आती है सर, उसे हम लोग जो है वो क्या कहते हैं? तो 3rd नंबर की जो सड़क है, जो तीसरे नंबर की सड़क है, उसे स्टेट हाईवे यानी राज्य राजमार्ग बोला जाता है। और जो ये स्टेट हाईवे होते हैं, बेसिकली इन्हें स्टेट गवर्नमेंट का CPWD डिपार्टमेंट जो है वो बनाता है। कई बार तो सिर्फ ये एक ही लेन के होते हैं, यानी 1 से 2 लेन छोड़िए, ये एक ही लेन के होते हैं, और स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की जो है वो रहती है। एक लेन, 1 से 2 लेन, आप समझिए उसी रोड पे आपको चलना है, और उसी रोड पे आपके अपोजिट जो है वो कोई गाड़ी आ रही होगी। तो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? 1 से 2 लेन के होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि ये क्या होते हैं सर, जो है वो एक ही लेन के होते हैं। फिर इसके बाद एक्सप्रेस वे हो गए, राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए, राज्य राजमार्ग हो गए, उसके बाद आती है जिला सड़क सर, उसके बाद आती है डिस्ट्रिक्ट रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड को सर जो है वो जिला सड़क भी कहा जाता है, जिला सड़क भी कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट रोड को। और सर इसे जिला प्रशासन के द्वारा बनाया जाता है। और उसके बाद फिर जो आती है वो कौन सी सड़क है? तो वो है सर आपकी प्रधानमंत्री यानी PM। उसके बाद आपकी आती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाली सड़क। उसके बाद आपकी आती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाली सड़क। तो जो हमारी ये रोड है बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए कि रोड को किस बेस पर, किस आधार पर बांटा जाता है। तो पहला है सर एक्सप्रेस वे, दूसरा है नेशनल हाईवे, तीसरा है स्टेट हाईवे, चौथा है डिस्ट्रिक्ट रोड, और पांचवा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना। ये इसका 5th है। 4th पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट रोड आती है। आइए एक्सप्रेस वे पे तो हमने पूरी कहानी कर ली। एक्सप्रेस वे तो मैंने आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा दिया है। अब आइए हम लोग नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करते हैं। सर नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सर सबसे पहले समझिएगा, पहली बात, ये जो नेशनल हाईवे हैं इनका कंस्ट्रक्शन यानी इनका निर्माण जो है वो कौन कराता है? तो इनका निर्माण CPWD यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, CPWD जो है वो इनका निर्माण कराता है। एक बात। दूसरी बात, इनका निर्माण BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO के द्वारा भी इनका निर्माण कराया जाता है। BRO के द्वारा भी इनका निर्माण कराया जाता है। और तीसरी बात, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी इनके रख रखाव यानी मेंटेनेंस, रख रखाव का कार्य करती है, रख रखाव का कार्य करती है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI जो है वो इनके रखरखाव का कार्य करती है। आइए दूसरी नेक्स्ट वन आगे अगली बात करते हैं। तो देखो बेटा, हमारे देश में जो नेशनल हाईवेज हैं यानी जो भारत में नेशनल हाईवेज है,
इनकी अगर लंबाई की बात की जाए, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम आपको वेल अपडेट दे रहे हैं। 1,44,634 किलोमीटर का हमारे देश में नेशनल हाईवे का नेटवर्क है। 1,44,634 किलोमीटर इतना हमारे देश में जो है वो क्या है, तो इतना नेशनल हाईवेज का नेटवर्क है। 1,44,634 किलोमीटर। और आप समझिएगा ये हमारे देश में जितनी सड़कें हैं, जितना रोड्स हैं, ये हमारे देश में सड़क लंबाई का मात्र 1.9% है। ये सड़क लंबाई का मात्र 1.9% है। लेकिन इसके द्वारा जितना सड़क ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका लगभग 40% हिस्सा या 40% भाग, परिवहन का 40% भाग जो है वो इनके द्वारा पूरा किया जाता है। टोटल सड़क में लंबाई यानी सड़क में लंबाई जो है वो कितनी है, तो सड़क में लंबाई का जो है मात्र 1.9% है, जबकि इनके द्वारा 40% यानी 40% जो है वो सड़क परिवहन पूरा किया जाता है। गाइस आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सर एक चीज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताने जा रहा हूं। हमारे देश में जो नेशनल हाईवेज हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उनके नामकरण यानी उनका नंबर यानी उनकी जो नंबरिंग की जाती है, नेशनल हाईवेज की नंबरिंग के लिए एक नई व्यवस्था भारत में लॉन्च की गई है। ये नई व्यवस्था क्या है, आइए थोड़ा सा इस पर ध्यान देते हैं। सर नई व्यवस्था ये है कि अब नेशनल हाईवेज का जो लंबाई है, अब जो नेशनल हाईवेज की जो नंबरिंग है यानी इनकी संख्या का निर्धारण, नेशनल हाईवेज की संख्या का निर्धारण कैसे किया जाता है, जल्दी से ध्यान देते हैं। इनकी संख्या का निर्धारण कैसे किया जाता है। सर देखिए हमारा भारत नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, 4 दिशा, ये भारत में ही नहीं हर देश में होती हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये दिशाएं किसी भी देश में आपको किसी भी स्थान के लिए मिल जाएंगी। अब सुनिएगा, अगर कोई नेशनल हाईवे नॉर्थ टू साउथ जा रहा है तो उसकी नंबरिंग हमेशा इवन नंबर यानी सम संख्या से शुरू होगी। दोबारा से सुनिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। नेशनल हाईवेज की नंबरिंग मैं आपको बता रहा हूं। गाइस अगर कोई नेशनल हाईवे नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, इस तरह से नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, तो उसकी नंबरिंग हमेशा सम संख्या से शुरू होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 2 4 6 8, 2 4 6 8, ये क्या है, ये सम संख्या है। जो नॉर्थ टू साउथ नेशनल हाईवे होते हैं उनको इसी क्रम में जो है उनकी संख्या का निर्धारण इसी क्रम में किया जाता है। अच्छा अब सुनिएगा, ये ईस्ट टू और वेस्ट यानी ये पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते क्रम में निर्धारित किए जाते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते क्रम में, जैसे मान लेते हैं ये हो गया आपका NH2,
ये हो जाएगा एग्जाम्पल के तौर पर 21, ये हो जाएगा 42, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 46, ये हो जाएगा 48। यानी जो नेशनल हाईवे होते हैं नॉर्थ टू साउथ उनकी नंबरिंग जो है वो सम संख्या इवन नंबर में की जाती है, और ये ईस्ट से वेस्ट की ओर क्या होते इंक्रीज, यानी इनका नंबर जो है वो बढ़ता है। जैसे अगर नेशनल हाईवे 2 है तो ये मोस्ट ईस्ट में होगा, और नेशनल हाईवे 48 जो है वो मोस्ट वेस्ट में होगा, ये वाला। अच्छा, अब दूसरा सुनिए, फिर से हम डायरेक्शन के नाम लिखते हैं, फिर से हम दिशाओं के नाम लिखते हैं। जैसे ये ईस्ट है, सर दूसरा पेन लेते हैं, दूसरा कलर लेते हैं। सर जरा ध्यान दीजिए, जैसे ये ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, और अब के बार नेशनल हाईवे जो है वो इस तरह से बने हुए हैं, इस तरह से, यानी ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहा है। जो नेशनल हाईवे बेटा ईस्ट से वेस्ट की ओर जाते हैं उनकी नंबरिंग जो है वो काय में की जाती है, ऑड नंबर में। ऑड नंबर बोले तो विषम संख्या में की जाती है, ऑड नंबर बोले तो विषम संख्या में की जाती है, विषम संख्या में की जाती है। विषम संख्या जैसे आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इस विषम संख्या में इनकी जो है वो नंबरिंग की जाती है। और इनके नंबर कैसे बढ़ते हैं, जैसे ये वाला 1 हो गया, ये वाला 13 हो गया, ये वाला 14 हो गया, ये वाला 15 हो गया, ये वाला 35 हो गया, ये वाला 95 हो गया। आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप नेशनल हाईवे की नंबरिंग को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जो नेशनल हाईवे नॉर्थ टू साउथ है उनकी नंबरिंग इवन नंबर में की जाती है, और जो ईस्ट टू वेस्ट है उनकी नंबरिंग जो है वो काय में की जाती है, तो उनकी नंबरिंग जो है वो विषम संख्याओं में यानी ऑड नंबर्स में की जाती है। और सर ये साउथ की ओर जैसे जैसे जाते हैं बढ़ते क्रम में जाते हैं, ये वाले ईस्ट से वेस्ट की ओर बढ़ते हुए क्रम में जाते हैं। आई होप इतनी बात आपको जरूर क्लियर हो गई होगी। आइए अब अगला नेक्स्ट पॉइंट अपन लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आप चाहें तो नोट कर लें, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब जरा सुनिएगा, नेशनल हाईवेज की नंबरिंग के बाद आप सब बालकों को 2-3 पॉइंट जरूर याद होने चाहिए। 2-3 पॉइंट कौन कौन से याद होने चाहिए। एक तो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे, भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो हमारे देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है NH-44, नेशनल हाईवे संख्या 44। NH-44 भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। बेटा ये नेशनल हाईवे जो है वो श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी, श्रीनगर से लेकर के और कन्याकुमारी तक जाता है। ये श्रीनगर से लेकर के और कन्याकुमारी तक ये नेशनल हाईवे जाता है। एक बात, दूसरी बात बहुत अच्छा सा पॉइंट समझना है, इसकी टोटल लेंथ लंबाई 3745 किलोमीटर है, 3745 किलोमीटर ये इसकी टोटल लेंथ है। सर हमारे देश का सेकंड, यानी ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, यानी दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो ये NH-27 है। सर
NH-27 भारत का दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, जो पोरबंदर गुजरात से, जो पोरबंदर गुजरात से लेकर के और कहां तक जाता है, सिलचर असम तक जाता है, सिलचर असम तक जाता है। ये हमारे देश का दूसरा NH-27, ये भारत का दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे है और इसकी टोटल लेंथ जो है वो कितनी है, 3507 किलोमीटर। ये इसकी टोटल क्या है बेटा, लेंथ है। अगर हम बात करें भारत का तीसरा सबसे लंबा यानी थर्ड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, भारत का तीसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH-48 है। NH-48 ये भारत का सबसे लंबा, तीसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे है और ये हमारी राजधानी दिल्ली से लेकर के और चेन्नई तक जाता है, दिल्ली से लेकर के चेन्नई तक जाता है। और गाइस इसकी लेंथ जो है वो है 2807 किलोमीटर। ये इसकी जो है वो टोटल लेंथ है, ये इसकी जो है वो कुल लंबाई है। सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH कौन सा है, 44, NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी, लेंथ है 3745 किलोमीटर। सबसे लंबा नेशनल हाईवे, दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे तो ये है NH-27 पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम, और तीसरा सबसे लंबा NH-48 दिल्ली से लेकर के चेन्नई तक जाता है और टोटल लेंथ है 2807 किलोमीटर। तो आई होप कि आपको यहां तक की बात जरूर समझ में आ गई होगी। आइए अब अगला कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। एक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट मैं बताने जा रहा हूं, एक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। कौन सा फैक्ट बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। ये जो हमारा नेशनल हाईवे NH-44 है, ये देखिएगा कहां कहां से, तो सर आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, 11 राज्यों से होकर के ये गुजरता है। इसका सबसे ज्यादा लेंथ यानी इसकी सबसे ज्यादा लंबाई, सबसे ज्यादा लेंथ जो है वो कौन से राज्य में है, तो सर तमिलनाडु राज्य में इसकी सबसे ज्यादा लेंथ है। सबसे ज्यादा लेंथ कहां है, तो सर तमिलनाडु राज्य में इसकी सबसे ज्यादा लेंथ है। सबसे कम लेंथ यानी इसकी सबसे कम लंबाई कौन से राज्य में है, तो सर इसकी सबसे कम लंबाई जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, मात्र 11 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में है और मात्र 11 किलोमीटर है। और यहां मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दे रहा हूं कि सर इसमें क्या किया गया है, 7 मेजर नेशनल हाईवे को मर्ज किया गया है। जैसे NH-1A हो गया, NH-1 हो गया, NH-2 हो गया, NH-3 हो गया, NH-75 हो गया, NH-26 हो गया और NH-7 हो गया। इन 7 नेशनल हाईवेज को इसमें क्या किया गया, मर्ज किया गया और तब इसे बनाया गया है। तो ये NH-44 की कहानी है। ये वाला आर्टिकल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, सुनिएगा। सबसे ज्यादा लंबाई वाले पहले 3 राज्य कौन कौन से हैं? सर पहला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नेशनल हाईवेज की जो लंबाई है वो कितनी है, तो सर 17,757 किलोमीटर सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है सेकंड पोजीशन पे, और थर्ड पोजीशन पे जो है वो राजस्थान है। ये हमारे देश में सबसे ज्यादा लंबाई वाले
3 राज्य है जो नेशनल हाईवे में बहुत आगे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन अपन लोग बात करते हैं प्रोजेक्ट हीरक। देखिए नेशनल हाईवे से रिलेटेड है, नेशनल हाईवे से रिलेटेड है प्रोजेक्ट हीरक। और आप समझिए प्रोजेक्ट हीरक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा। पहले सुनिएगा, प्रोजेक्ट हीरक से पहले मैं आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा। हमारे देश में एक ना प्रोजेक्ट शुरू हुआ, कौन सा, जिसका नाम था NHDP। NHDP का मतलब है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। सर हमारे देश में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था जिसका नाम था NHDP, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। सर इस स्कीम का उद्देश्य ये था कि हम राष्ट्रीय राजमार्ग, हम क्या करें, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवेज का डेवलपमेंट करें, नेशनल हाईवे में सुधार करें। और इसी स्कीम के तहत हमारे देश में 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए। एक का नाम है GQ, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल GQ, और दूसरे का नाम है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, यानी उत्तर दक्षिण गलियारा, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। और एक का नाम है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, यानी पूरब पश्चिम गलियारा। ये सर जो है इसमें 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए। GQ का मतलब क्या है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, GQ का मतलब है कि सर हमारे देश के जो 4 बड़े महानगर हैं, जिनमें नई दिल्ली है या आप दिल्ली भी कह सकते हैं, जिनमें मुंबई है, जिनमें चेन्नई है और जिनमें कलकत्ता है यानी कोलकाता है, इनको आपस में क्या किया जाना है, मिलाया जाना है। और इसी स्कीम का नाम रखा गया है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज। इसी स्कीम का नाम जो है स्वर्णिम चतुर्भुज रखा गया है। दूसरी साइड में ध्यान दीजिएगा, ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है ये श्रीनगर से लेकर के और कहां तक जाता है, तो ये श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक, ये श्रीनगर है और यहां से लेकर के कन्याकुमारी तक जाता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी। दूसरा जो है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये कहां से कहां तक जाता है, तो ईस्ट में आपका जो शहर है वो है सिलचर, सिलचर असम से लेकर के और कहां तक जाता है, पोरबंदर गुजरात तक जाता है। और ये एक दूसरे को जहां क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को जहां कट करते हैं, ये है आपका शहर झांसी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये वही शहर है जहां नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं, ये वही स्थान है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये NHDP प्रोजेक्ट है, ये NHDP परियोजना है। आइए अब पहले बात करते प्रोजेक्ट हीरक। ये प्रोजेक्ट हीरक क्या है बेटा, तो हमारे देश में जो नक्सल इफेक्टेड यानी जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, चाहे आप महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र में गढ़चिरौली, चाहे आपका महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र के बाद चाहे आपका जो है बेसिकली महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में और स्थानों पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण से संबंधित है। ये सड़क निर्माण से संबंधित है ये वाला प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद सर प्रोजेक्ट वीकन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा कहते हैं इसे बेटा,
प्रोजेक्ट वीकन को जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ जम्मू कश्मीर के नाम से इसे जाना जाता है। और सर ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य में सड़क निर्माण किया जाता है। प्रोजेक्ट कौन सा है? वीकन। प्रोजेक्ट वीकन के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य में जो है वो रोड्स का यानी सड़कों का निर्माण किया जाता है। ग्रीन मफलर, ये क्या है सर? बहुत औसम प्रोजेक्ट है ग्रीन मफलर। जरा ध्यान दीजिएगा और अच्छे से समझिएगा। देखिए, ग्रीन मफलर का मतलब ये है, प्रोजेक्ट ग्रीन मफलर का मतलब ये है कि जो ध्वनि प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण आप देखिए इतना ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है कि ना पूछिए। तो क्या किया गया, सड़क के दोनों किनारों पर क्या किया गया, अशोक के पेड़ लगाए गए या आपका जो है वो नीम के पेड़ लगाए गए, अशोक के पेड़ लगाए गए या आपके जो है वो नीम के पेड़ लगाए गए, अशोक के पेड़ लगाए गए या नीम के पेड़ जो है वो लगाए गए, नीम के पेड़ या अशोक के पेड़ जो है वो लगाए गए। इस तरह से जो है वो लगाए गए और इसी से संबंधित है प्रोजेक्ट ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर जो है वो ध्वनि प्रदूषण को, नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने से संबंधित है। और इस योजना का उद्देश्य ये है, इस योजना का उद्देश्य ये है कि बेटा जितना हो सके नीम और अशोक के पेड़ जो है वो लगाए जा सके। अच्छा, प्रोजेक्ट दंतक इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है गाइस। प्रोजेक्ट दंतक जो है वो भूटान में सड़क निर्माण से संबंधित है। कहां? हमारा प्यारा पड़ोसी देश है भूटान। भूटान में सड़क ये भारत करता है, भारत जो है भूटान में सड़क निर्माण के लिए कार्य करता है। भूटान में सड़क निर्माण से संबंधित, भूटान में जो सड़क निर्माण से संबंधित है वही क्या है, वही प्रोजेक्ट दंतक है। प्रोजेक्ट दंतक जो है वो भूटान में सड़क निर्माण से संबंधित है। काय से संबंधित है? सड़क निर्माण से संबंधित है भूटान में क्या? प्रोजेक्ट दंतक। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्या है? तो एक और है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। सर 25 अक्टूबर 2000 हमारे देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो कब स्टार्ट की गई? तो 25 अक्टूबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो प्रारंभ की गई। सर आप समझिए, ये स्कीम ये कहती है कि पहली चीज तो ये स्कीम जो है 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 100% केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित स्कीम है जो 25 अक्टूबर 2000 को जो है वो प्रारंभ की गई। एक बात, दूसरी बात सुनिएगा, सेकेंड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि सर ऐसे गांव जो मैदानों में है, ऐसे गांव जो मैदानों में है और इनकी जनसंख्या 500 से ज्यादा है, जनसंख्या मोर देन 500 यानी 500 से ज्यादा है, ऐसे गांव जो कहां है? रेगिस्तान में है या पहाड़ी प्रदेशों में है या जनजाति क्षेत्रों में है, तो और इनकी जनसंख्या यदि 250 से ज्यादा है तो ऐसे सभी गांवों को क्या करना है? सड़क से जोड़ना है। ऐसे सभी गांवों को जो है वो सड़क से जोड़ना है। तो सर यही स्कीम जो है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। भारतमाला, प्रोजेक्ट भारतमाला, प्रोजेक्ट भारतमाला को पढ़ने से पहले मैं आपको प्रोजेक्ट सागरमाला बताना चाहूंगा। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा साउथ इंडिया है सर, ये हमारा साउथ इंडिया दक्षिण भारत है। और यहां क्या है? तो यहां अलग अलग 11 बंदरगाह हैं, 11
12वां बंदरगाह जो है वो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है। 12वां बंदरगाह जो है वो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है। गाइस, इन्हीं को जोड़ने से संबंधित एक योजना है जिसका नाम है प्रोजेक्ट सागरमाला। प्रोजेक्ट सागरमाला भारत के बंदरगाहों को जोड़ने से संबंधित एक सड़क परियोजना है। भारतमाला क्या है? तो जो हमारे नॉर्थ इंडियन स्टेट यानी उत्तर भारत के राज्य हैं और जिनकी सीमा उत्तर भारत के राज्य हैं और जिनकी सीमा विदेशों से लगती है, जिनकी सीमा विदेशों से लगती है, विदेशों से लगती है, बस उन्हीं को जोड़ते हुए एक सड़क बनाई गई है और इस सड़क का नाम जो है वो क्या है? भारतमाला। पर्वतमाला क्या है? तो पर्वतमाला जैसे गाइस सुनिएगा, आपका ये जो है वो क्या है? ये एक जो है वो क्या है? माउंटेन है। ये एक जो है वो आपका पर्वत है। दूसरा, ये आपका एक माउंटेन है और इन दोनों पर्वतों को ये दूसरा, ये आपका ये और एक माउंटेन है और इन दोनों पर्वतों को आपस में जोड़ने के लिए भारत सरकार ने जो योजना प्रारंभ की है वो प्रोजेक्ट पर्वतमाला है। कौन सा है? वो प्रोजेक्ट पर्वतमाला है। आई होप कि आपको इतनी बात जो है वो समझ में आ गई होगी। तो गाइस, हमारे देश में नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, एक्सप्रेस वे, इन सब से संबंधित और इसके साथ साथ भारतमाला, पर्वतमाला, सागरमाला, इनसे संबंधित सारी बातों को इस वीडियो में हमने समझा। अगर गाइस सेशन आपको समझ में आया है तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा और अरिहंत एडुटेक को फॉलो और सब्सक्राइब करिएगा। इसके साथ ही धन्यवाद।